जय हर शिव ओंकारा। हाँ मत लाओ, कोई बात नहीं। मैंने पंजाब हरियाणा वगैरह का जो वो देना था वो दे दिया है मैंने इनको। पंजाब वाला नहीं दिया मैंने, हरियाणा का सिलेबस दिया है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जब हम जुडिशरी की जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला जो है वो करना पड़ेगा टू गिव आर टू गिव सम semblance of sense to our preparation is लॉक आउट टू स्टेट्स। पिक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉक आउट टू स्टेट्स। एक मान लेते हैं अब, लाइक हम लोग दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली देंगे। दिल्ली मोस्टली आप मोस्टली मुझे लगता है कि सबका टारगेट एक होता है। नाउ दिल्ली, एंड देन साथ में आप कुछ और काम कर सकते हैं। बोले आप क्या क्या कर सकते हैं। आ जाइए बैठे। नाम क्या है आपका? कृष्ण। आओ बैठो। हम लोगों ने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्या है। और बोलिए, अब एक स्टेट तो आपको और पकड़ना ही पकड़ना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? दिल्ली में जिनकी पिछली बार सिलेक्शन हुई थी, तो अभी इंटरव्यूज खत्म हुए हैं, जस्ट अभी 22 तारीख को खत्म हुए, 22 फरवरी को लास्ट इंटरव्यू हुआ था। मैं इससे पिछले वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। उनको अभी तक रोस्टर अलॉट नहीं हुआ। इसका मतलब आप अभी जो सिलेक्शन तब हुई थी उनको अभी तक कोर्ट रूम अलॉट नहीं हुआ है। पिछली बारी आई थी कुछ 30-35 वैकेंसीज आई होंगी ऐसे रफली। अब आज से अगर 1.5-2 साल बाद फिर 30 सीटें आती हैं, उसके बाद जाके कब रोस्टर मिले कब क्या हो, सिलेक्शन थोड़ी सी, सीटें बहुत ज़्यादा कम है और एग्जाम्स हैं इरेटिक। तो ये वो वाला, अगर आपको कहीं लग रहा हो कि यूपीएससी स्टाइल आप एक एनुअल तैयारी करके बैठ जाएंगे और पेपर होगा सितंबर में एंड यू विल बी एबल टू डू इट, ऐसा होने नहीं वाला, यहाँ होता नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी, I would say, very peculiar, weird scenario in terms of examinations. So you have to be mentally prepared. Therefore, you lock out 2 states. So let us presume that first you are locking out Delhi. Usually लोग क्या करते हैं कि usually इसके साथ राजस्थान couple out कर लेते हैं. This is the standard combo pack. और अगर उसके साथ फिर पीछे बैक में क्या लगा लेते हैं? हरियाणा, एमपी। अब यहाँ पे एक क्लास ऑफ एग्जाम्स और आ जाती है, उसका नाम है यूपी एंड बिहार। इसके अंदर यूजुअली क्या करना पड़ता है इन दोनों एग्जाम्स में, जो सिलेबस का जो स्टाइल है, सो दे टेंड टू आस्क अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन जीएस, साइंस, ज्योग्राफी। ये बेसिकली ये वाले जो 2 एग्जाम्स हैं ये पीसीएस स्टाइल एग्जाम्स। In fact, UP PCS J होता है, right? So they have a lot of elements common that you take up with the state PCS. तो लोग इसके अंदर क्या करते हैं, एक लॉ की अकेडमी में आ जाते हैं और साथ में लाइक फॉर एग्जांपल साइंस बहुत इन डेप्थ पूछ लेता है, उसकी ट्यूशन वगैरह लगा लेते हैं। मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ। गुजरात, कई लोग और ज़्यादा आगे चलते हैं। जैसे एक कमला नगर में एक टीचर हैं जो गुजराती पढ़ाती हैं केवल, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज के लिए। तो क्या करते हैं, लॉ की कोचिंग लॉ की अकेडमी में लगा ली और गुजराती के साथ में कर ली। इट इज़ द सिंपलेस्ट पेपर एवर, लेकिन गुजराती का पेपर देना पड़ता है। पंजाब में गुरमुखी का पेपर देना पड़ता है पंजाब जुडिशरी में। सो अब लैंग्वेज सीखने का एप्टीट्यूड सब में नहीं होता, देखिए, लेट अस एक्सेप्ट दिस। तो सब में नहीं है, तो वो आप डिपेंड करिए। तो लोग क्या करते हैं, हिंदी बेल्ट स्टेट्स टारगेट कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश तो आती ही है, ताकि जल्दी तैयारी हो और जल्दी एक मैं अटेम्प्ट देने लायक हो जाता हूँ। अच्छा, दिल्ली का जो सिनारियो है नाउ, दिल्ली का अब हम ये वाली जो आपके पास जो शीट है इसको जरा देख लेते हैं, ये वाली को, राइट? जरा आते हैं, पहले सबसे पहले दिल्ली को डिस्कस आउट कर लेते हैं कि दिल्ली में एक्चुअली हो क्या रहा है। दिस इज, इफ यू गेट थ्रू दिस पेपर यू विल बी अपॉइंटेड एज अ JMFC, अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। बेसिकली यू विल बी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द पुलिस। ओके, नाउ प्रीलिम से शुरुआत करते हैं। देखना 200 नंबर का पेपर है एंड यू आर कट ऑफ, मैंने 129.5, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट बना था ना तब ये 129.5 थी, आज ये 162 है 200 में से एज ऑफ टुडे। कह रहे ये क्या हुआ है, मुझे बताइए, आप सोच के बताइएगा कि क्या हुआ होगा। अगर कट ऑफ विच यूज टू बी लाइक 129s वेंट टू 162s, बताइए क्या हुआ है? कंपटीशन बढ़ गया। दूसरा, स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं।
स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछ लिया। अच्छा, वैसे डीजेएस करता नहीं है, डीजेएस प्रीटी मच फिक्स्ड रेशियो में क्वेश्चन पूछता है, वो रेशियो भी मैं अभी आपको रफली बता देता हूँ कि कैसे होता है। बोलो। पढ़ने वाले बहुत हैं, पढ़ाने वाले बहुत हैं, क्वेश्चन पेपर सरल आया था पिछली बारी। सो ये पीक कट ऑफ है लाइक 160। आप उम्मीद लगा लीजिएगा अब इस बारी तो नई एक्ट्स नोटिफाई मतलब होनी चाहिए जब भी ये लोग सिलेबस देंगे, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा सिनारियो कंपैरिजन के अंदर। कंपैरेटिव जब आपको करना पड़ेगा तो थोड़ा सा टफ होगा, बट मैं इसको अब 150 से नीचे जाते हुए नहीं देखता हूँ। उसका कारण क्या है? ऑनलाइन दुनिया है, आपको भी पता है कि यूट्यूब पे बेअंत वीडियो हैं। अच्छा, दूसरी बात, अनंत लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बड़े सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बड़े सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, स्पेशल लीव पिटिशन आर्टिकल 136 में दे रखी है, वो आप मेरे से सुन लीजिए या किसी और से सुन लीजिए, आंसर तो आर्टिकल 136 ही रहने वाला है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेरे हिसाब से आप सभी मार्क आउट कर देंगे, तो कंपटीशन के लिए वो क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया जीरो वैल्यू का। तो ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो पेपर डिसाइड कर देंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो सब लोग टैकल आउट कर ही लेंगे, राइट? सो दिस कट ऑफ इज एक्सपेक्टेड टू स्टे एट 150-160 रेंज आउट ऑफ 200। मैं यूआर कट ऑफ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट गोइंग टू गेट इनटू द अदर कैटेगरीज। नाउ व्हाट इज द सिलेबस फॉर प्री आपके सामने लिखा हुआ है, लेट अस हैव अ लुक एट इट। सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। अब देखिए, जुडिशरी प्रिपरेशन का जो बेस है ना जी, जो जुडिशरी प्रेप का एब्सोल्यूट बेस है, वो इन 3 सब्जेक्ट्स पे आधारित है। सीपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस। जब भी आप तैयारी करें, जब भी किसी भी टाइम आप शुरुआत करें, इसमें आपको 3 महीने लग जाएंगे। आप कहेंगे 3 महीने करूंगा क्या इसमें, है ना, ये तो बैरैक्ट सामने पड़ी है, देख लेंगे। नहीं, ये सीपीसी में अगर कूदता है, जो कि कूदेगा ही, ये वन ऑफ द मोस्ट वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट्स है। मैं टफ तो किसी भी सब्जेक्ट को नहीं कह रहा हूं। फिर सेम थिंग, इनफैक्ट इसमें शायद 4 लग जाएं, 3 से नीचे तो जाएंगे नहीं। कह जी ये इससे बड़ा कैसे हो रहा है? क्योंकि बड़ा है, सीआरपीसी उससे ज्यादा बड़ा है, वो वॉल्यूमिनस है। इसमें अलग अलग फ्लो चार्ट खुल जाते हैं, जो कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग में अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी दूंगा बताने के लिए कि आपकी डेमोन्स्ट्रेशन एज एन इन द सेंस कि आपकी स्किल लेवल क्या होनी चाहिए टू टैकल आउट समथिंग लाइक अ सीआरपीसी। देन यू हैव एविडेंस व्हिच अगेन कैन बी मैनेज्ड इन 3 odd months। तो 3 महीने, 4 महीने, 3 महीने कितने हो गए? 6 और 4 10 महीने। आप इस 10 को शायद, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, शायद आप 8 महीने पे नीचे ले आए, उससे नीचे तो नहीं आते, ये नहीं आते हैं, नहीं आ सकते। उसका कारण मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि आप पेपर का जब आप लेवल चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे ये कैसे हो रहा है। मैं डीजेएस स्पेसिफिक पहले बात कर रहा हूँ। जरा आइए देखिए, पीछे आ जाइए। देखिए, देखो, एक है आपके पास ये वाले पेज पे आएंगे, इधर पेज 8 of 16 देखिए, नीचे ना सीरियल नंबर दे रखा है। पहले एक प्री का देखते हैं, एक सीरियल नंबर दे रखा है पेज 8 of 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर है 103, राइट? स्टैंडर्ड, बस एक बार ही पढ़ के देख लेना, एक बार ही पढ़ के देखना आप इसको। मैं आंसर नहीं मांग रहा, मेरे को कुछ मतलब आंसर से इस स्टेज पे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट गिविंग यू अ प्रीव्यू ऑफ प्री ऑफ डीजेएस। चेक द क्वेश्चन लेंथ, द क्वेश्चन क्वालिटी, राइट? अच्छा, हो गया, कर लिया। Now no need to get scared. Check the other pre के questions नीचे दे रखे हैं 128, 129. Standard DULLB questions, DULLB के level के questions हैं. So it is a mix of
दैट एंड दैट, अंडरस्टूड। DULLB आप लोग जिस भी बैच से हैं तब DULLB होता था, मतलब तब आप CUET वाली जनता तो नहीं है ना। जितना लॉ आपने पढ़ा था इंटू 10 है ऑन प्री, लेकिन उतना कठिन नहीं है ये वाले क्वेश्चंस। अच्छा, थोड़े से जरा सैंपल और देखते हैं, जरा पेज नंबर 10 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 171 172 ये तो रटा था, ये तो लॉ एंट्रेंस के टाइम रटा होगा, देखना ये तो स्टैंडर्ड रट्टा मार के गए होंगे, राइट। हाँ ये वाले ठीक है। जरा अगले पेज पे आना, पेज नंबर 11 पे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देखना। प्री है ये, डीजीएस प्री के मेरे नहीं बनाए हुए, डीजीएस प्री के क्वेश्चंस हैं। ये तो कर पाएंगे, है ना। 20 एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20 क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो आपको, जो मैंने वो वाले जो इलस्ट्रेशन बेस दिखाए हैं वो एक सब्जेक्ट के हैं, ऐसे हर सब्जेक्ट के होते हैं मोस्टली। डू यू अंडरस्टैंड? इट्स क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट में जब ये पूछना शुरू करता है तो रुकता नहीं है। सो दे क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। अब लेटर से आपका बेल के सेक्शन में दे रखा है 1/2 ऑफ द पनिशमेंट में दे देंगे आपको 1/4 स्टैट्यूटरी बेल वगैरह, उसमें वो कैलकुलेशन बेस्ड इलस्ट्रेशन बना के दे देता है जो कि हर साल बदल जाती है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा सेक्शन में इंपॉर्टेंट चाहिए। अच्छा, ये हो गया। अब एक जरा मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। मेंस का क्वेश्चन पे आए, जरा इधर आ जाइए, पेज नंबर लास्ट में सेकंड लास्ट पेज होना चाहिए आपके पास। द प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी, राइट। दिस इज अ 10 मार्कर, दिस इज स्टैंडर्ड 10 मार्कर। अच्छा नहीं, दिस इज अ 30 मार्कर। ऊपर जरा देखो, द प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी, राइट। पढ़ लें जरा, ये मेंस का क्वेश्चन है, देखें। मैं आंसर नहीं मांग रहा, आंसर अभी मैं उम्मीद भी नहीं करता। बेयर एक्ट सप्लाई होती है मेंस में, सो यू विल हैव द बेयर एक्ट अलोंग विद यू, वहीं पे पड़ी होती है बेयर एक्ट। नो, द प्री का जो मेन पर्पस है दैट इज रोट लर्निंग द लॉ, ओके, दैट इज रोट लर्निंग द लॉ। वो टेस्ट कर लेता है, रोट लर्न करके आते हैं, वहां पे ऑफ कोर्स बेयर एक्ट नहीं सप्लाई होती है। दिल्ली में मेंस में आपको बेयर एक्ट जरूर मिल जाती है, हाउएवर टाइम नहीं होता क्योंकि पेपर कंप्लीट करना है, राइट। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अगर आप दिल्ली की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दो तरीके तो आप समझ लीजिए। एक तो आपको प्री की तैयारी करनी है, प्री की और मेंस की एक ही तैयारी होती है, ऐसे कोई अलग नहीं होता। हाउएवर प्री में भी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आपका सेक्शन एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए इन योर हेड, राइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो चीज़ है, जो ऐसा जो क्वेश्चन आता है, इसके आंसर पहले से लिखने आने चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ आपने सोचना शुरू करा कि चलो जी अब सोच लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे होगा, नहीं होने वाला, नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1, ये आंसर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, स्ट्रक्चर जो समझ में आ गया। अच्छा, फिर आते हैं वापस प्री के सिलेबस पे, आइए जरा देखें, बिल्कुल वापस पहले पेज पे आ जाइए, राइट। तो ये हो गया जी हमारा सिलेबस जो कि आपके सामने दे रखा है। एसआरए आ गया, एविडेंस आ गया, लिमिटेशन, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट वगैरह वगैरह, इन्होंने आपको सब कुछ बेसिकली। एलएलपी आ गई, एलएलपी मेंस में नहीं आती तो इट इज़ ओके, ये केवल प्री का सिलेबस। वो कहता है जी इसमें से आपसे कुछ भी पूछ लूँगा। अच्छा, और इसमें तकरीबन 20 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें अंग्रेजी है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, कॉमन एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स, जो कि इंग्लिश फ्लेयर के नाम से आपको बोलता है। फिर ये एक बोलता है लीगल स्टैटिक जीके, हु वाज द फर्स्ट ग्रीन जज, कुलदीप सिंह, याद आ रहा है कुछ कुछ, कभी कोई रट्टा मारा था। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 3। वेरी वेरी नॉमिनल, वेरी मतलब वेरी आसान क्वेश्चंस, नॉट टू वरी एट ऑल, राइट। उसके नीचे लिखा हुआ है मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं दैट इज 120। तो कह रहा है आपको कंसिडर 120 से नीचे अगर आप आए, हम नहीं देखते आपको। 120 से ऊपर, वो कह रहे जी मेरे तो 130 आए थे, मेरा कट ऑफ नहीं मीट हो रहा, क्योंकि कट ऑफ 160 है, तब भी नहीं बात। 120 से नीचे तो वो यूआर वालों से कहता है बाय। तो इसका मतलब क्या मांग रहा है आपसे, नेट 60% इन प्री फॉर यू टू गेट कंसिडर्ड। तो इतने तो नंबर मिनिमम चाहिए, उसके ऊपर कट ऑफ जहां मर्जी हो, डिपेंडिंग ऑन हु ऑल हैव टेकन द एग्जाम एंड द नंबर ऑफ सीट्स दैट हैव बीन नोटिफाइड। आर यू क्लियर ऑन दिस?
ओके, नाउ यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन वगैरह बना रखी है. नाउ वी कम टू मेंस. मेंस के अंदर हैं जी आपके 4 पेपर, जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ. टोटल हो गए 850 एंड 150 इज अ वाइवा. याद रखिएगा इंटरव्यू नहीं है, वाइवा है. वाइवा के अंदर क्या होगा? द वर्ड itself is telling you what happens. They test you on law verbally. आपसे पूछ लेगा, पहला स्टैंडर्ड सेट क्वेश्चन है why did you pursue LLB. सेकंड सेट क्वेश्चन है why judiciary, why not litigation, why not ये आपका कॉर्पोरेट लॉ. थर्ड पूछेगा फेवरेट सब्जेक्ट बोलो. फेवरेट सब्जेक्ट आपने मान लो बोल दिया CRPC बोल दिया. Then they will verbally do a coffee with Karan with you. Rapid fire of 5 to 10 questions and then they just let you go. That is worth 150 marks. और उसमें भी मिनिमम 75 चाहिए. मतलब हर जगह एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट है कि इसके नीचे तो हम आपसे बात नहीं करते. ओके, नाउ वी कम टू द फर्स्ट पेपर विच इज जनरल लीगल नॉलेज. अब जरा जनरल लीगल नॉलेज का मैंने आपको एक प्रीव्यू दे रखा है, देखना. ये वाला पेज है, पेज 13 और 16, देखना. जनरल लीगल नॉलेज देखो क्या बोल रहे हैं. राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GST, हाइलाइट्स ऑफ द रीसेंट कर्नाटका हाई कोर्ट हिजाब्स वर्डिक्ट, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, आर्म्ड फोर्सेस वेपन, स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन हिजाब. हिजाब था या रेप वाला था? मैरिटल रेप. अच्छा, मैरिटल रेप. इस साल के कोई आपको कोई ऐसे कोई मेजर लीगल इश्यूज पता है जो इस साल जो हुए? सोच के देखें. इसके अंदर लिकर पॉलिसी के ऊपर भी पूछा गया है दिल्ली सरकार के अंदर. अगर इसमें मतलब ये वाला वो वाला क्वेश्चन पेपर आपके पास है. अच्छा नीचे देखना एक बारी, एक और चीज देखना. ये जो नीचे वाले जो क्वेश्चंस है ना, लाइक द फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन दिल्ली 9, दिस इज अ ट्रू फॉल्स. दिस इज अ स्टैंडर्ड ट्रू फॉल्स. वो कहता है कुछ और नहीं मत लिखना, सिर्फ ट्रू लिख देना या फॉल्स लिख देना, वर्थ 2 मार्क्स. ऐसी चीजें मेंस में आती हैं. अच्छा, ऐसी चीजें मेंस में और भी आती हैं इन क्रिमिनल लॉ वगैरह. क्या क्या है वो? द प्रोविजंस ऑफ FIR आर गिवन इन सच एंड सच सेक्शन. ट्रू या फॉल्स मेंस के पेपर में आ जाती है, क्रिमिनल लॉ के पेपर में. ऑलराइट. अच्छा जरा यहाँ पे देखते हैं ये न्यू लिकर पॉलिसी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट. लास्ट क्वेश्चन. सो यू नीड टू बी वेरी वेल एक्वेंटेड विद व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिल्ली एज वेल. राइट, क्लियर है ये मामला. जनरल लीगल नॉलेज इज 250 एंड देन अगले पेज पे आइएगा जरा, देखिए. कहता है राइट इन वन वर्ड हु ऑथर्ड द बुक, हु हैज ऑथर्ड द बुक माय ट्रिस्ट विद जस्टिस, व्हेन इज द नेशनल एंड लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे. ये वाला तो आसान है. ये अगले पेज पे आ जाइए, पेज 14 और 16 पे ऊपर देखिए. दे आर आस्किंग फॉर वन वर्ड आंसर्स. क्लियर है? What is the level that is being expected? This is one paper. All right. फिर आप आ रहे हैं, देखिए फिर आप आ रहे हैं अगले पेपर में विच इज बेसिकली सिविल लॉ. देखिए रेस जुडिकाटा, ईस्टॉपल, सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट. नीचे वाले के जो क्वेश्चंस पे एक बार नजर मान लीजिए. these are 10 markers. यूजुअली क्या होता है इन अ 10 marker people just do not know as to when to end writing. They write it like a 30 marker and guess what happens in the paper? टाइम अप हो जाता है एंड देन यू आर डेड स्टक देयर. तो ये पहले ही तैयारी करनी है कि ये पूछेगा तो वो जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मीम देखे जिसमें वो रॉड लेके बैठा होता है, पहले से तैयारी करके कि तू पूछ और मैं ये बता दूंगा. कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स में ये आप लगा सकते हैं. हाउएवर फिर आते हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि आप देख चुके हैं, राइट, विच इज द कॉम्बो पैक ऑफ द एप्लीकेशन बेस्ड पेपर. अच्छा उसके अंदर क्या होगा, जरा लास्ट में आ जाइएगा, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल आखिरी जो पेज आप जो देख रहे हैं, ए फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर 138 NI, बिल्कुल लास्ट पेज पे दिखा क्वेश्चन. जरा एक बारी पढ़ लीजिए. ये क्वेश्चंस किसी भी जजमेंट से कहीं से आप ट्रैक आउट नहीं कर सकते. दिस इज प्योरली एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड. इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे रहता है कि अटेम्प्ट इवन इफ यू डू नॉट नो द आंसर वी वांट टू टेस्ट बेयर एक्ट. सामने पढ़िए, कानून अप्लाई करो और आगे आ जाओ. ऐसे क्वेश्चंस कहीं पे नहीं मिलते, हर साल नए बन जाते हैं. दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व प्रायर फॉर यू टू टेक द एग्जाम. अंडरस्टूड? ये बात क्लियर है. डीजेएस का मेनली स्ट्रक्चर क्लियर हो गया. ये पहले वाला जो पेपर है, जो जनरल लीगल नॉलेज वाला जो पेपर है, मैक्सिमम स्कोरिंग है. क्यों? आसान है. अगर यहाँ पे अच्छे नंबर नहीं आए,
यूजली सिविल लॉ 2 इज द टफेस्ट पेपर इन डीजीएस. सिविल लॉ 1 भी फिर भी हैंडल हो जाता है, ईजियर सब्जेक्ट. सिविल लॉ 2 के अंदर है मेनली सीपीसी, एंड सीपीसी में जब भाई साहब कूदते हैं तो इसीलिए फिर आपको टाइम देना पड़ता है उस सब्जेक्ट को. अच्छा, एविडेंस इज कॉमन अक्रॉस बोथ दी एग्जाम्स. कैसे? क्रिमिनल लॉ में भी एविडेंस आएगी, सिविल लॉ में भी एविडेंस आएगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. नाउ वी कम बैक टू द सिलेबस. जनरल लीगल नॉलेज में आपके करंट लीगल अफेयर्स हो गए, और उसके बाद आ जाइए सेक्शन 2. लैंग्वेज कह रहा है एसे, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग. अब ये क्या होता है, 2 पैसेज दे देते हैं, एक हिंदी जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है अंग्रेजी में, और एक अंग्रेजी उसकी ट्रांसलेशन आपने करनी है हिंदी में. क्यों क्यों बोले? सोच के देखो. किस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? जेएमएफसी की. रोज पाला पड़ेगा आम लोगों से. हर कोई सोफिस्टिकेटेड पॉलिश्ड अंग्रेजी वाला आदमी नहीं है. पुलिस वाले आएंगे कि कंप्लेंट आई है हिंदी में, पढ़ पाओगे? अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर नौकरी क्यों देंगे वो? पंजाब में गुरमुखी इसीलिए क्योंकि कंप्लेंट आएगी गुरमुखी में लिखी हुई. गुजरात में गुजराती में लिख के देगा ना, महाराष्ट्र में मराठी में लिख के देगा. एंड ऑफ स्टोरी. यही है ना जी. राजस्थान में हिंदी, ओके. दिल्ली हिंदी, हरियाणा हिंदी, यूपी हिंदी, सो दे आर कॉल्ड एज हिंदी बेल्ट स्टेट्स. उत्तराखंड हिंदी, हिमाचल हिंदी, बिकॉज जैसे भी आप क्या बोलते हैं लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, वो एग्जाम पहले से ही वैसे बना के बैठा हुआ है. याद रख लीजिएगा, वकालत का पेपर नहीं है, मैजिस्टेरियल कोर्ट का पेपर है. सो यू नीड टू बी सिटिंग इन अ कोर्ट रूम एंड एडमिनिस्ट्रिंग अ कोर्ट. तो उसके हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, राइट? क्या ये मुद्दा क्लियर है कि ये व्हाई इज दिस पेपर बीइंग डिजाइन्ड इन द वे दैट इट इज बीइंग डिजाइन्ड? ओके, आगे चलते हैं. सिविल लॉ 1 के जरा सिलेबस देख लेते हैं. अच्छा, ये पिछले साल का, अब जब अगली बार नोटिफाई होगा चेंज भी कर सकते हैं. गॉड ओनली नोज. इनका कुछ नहीं पता. राजस्थान ने इस साल पूरा काफी कुछ पलटा मार दिया. अभी मैं आपको बताता हूं कैसे क्या करा है उन्होंने. आईसीए सोगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट. टीपीए एसआरए, मोहम्मदन लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट, द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट. अब देखिए, जब ये पूछ रहा है ना सिविल लॉ 1 में, ये लाइक फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, ये पास्ट ईयर्स से करी जाती हैं. नहीं तो ये इतने बड़ी बड़ी एक्ट्स हैं कि अगर आप पूरी जिंदगी बैठ के चले जाएं तो कुछ नहीं होने वाला. इसमें से वही सेम स्टैंडर्ड 5 से 7 प्रोविजंस पे टेस्टिंग की जाती है. अब इस साल जो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है वो है कोचिंग अकेडमीज की सीलिंग के ऊपर. हुई थी सीलिंग, यूपीएससी वाली जो सीलिंग हुई थी, दैट वाज डन अंडर दिस एक्ट. मुखर्जी नगर आधे से ज्यादा जो सील हुआ, द कमिश्नर हैज पावर्स अंडर दीज एक्ट. तो क्या करेगा, एक फिक्शनल सिनेरियो बना देगा कि ऐसा ऐसा किसी कोचिंग सेंटर में हो गया, प्लीज एलुसिडेट व्हाट आर द पावर्स द कमिश्नर हैज, या आपसे केस लॉ बेस पर कुछ ना कुछ पूछ लेगा. तो ये PYQ से छान के इन एक्ट्स की वैसे ही तैयारी करनी पड़ती, अदरवाइज ये एंडलेस बन जाएंगे. ओके, नाउ सिविल लॉ 1 इज दिस, राइट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुड नॉट बी एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम. क्या होगा उसके अंदर? वही वेजरिंग, वही कॉन्टिंजेंट, वही वॉइड, वही वॉइडेबल. इतना तो आप पढ़ चुके हैं आई बिलीव, राइट? ज्यादा दिस इज नॉट एग्जैक्टली टफ. दिस इज आई वुड से स्टिल अ डिसेंटली इजी पेपर. बट इसमें जो दिक्कत करता है एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. ये मांगता है टाइम बिकॉज दिस इज इंसेनली हाइपर टेक्निकल, राइट? तो इस पे हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ता है. DRC जैसी एक्ट, DRC 3 हफ्ते में खत्म होती है. DRC में वही सेक्शन 14, सेक्शन 25 पे स्टैंडर्ड सेट क्वेश्चन आते हैं. वही एविक्शन पिटिशन आपको दे देगा डिसीजन के लिए, ग्राउंड्स पूछ लेगा कि क्या इन ग्राउंड पे एविक्ट कराओगे कि नहीं कराओगे. नॉट एग्जैक्टली वेरी वेरी टफ सब्जेक्ट, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स. ओके, सिविल लॉ 2 पे आते हैं, कहते हैं CPC. अच्छा, अब देखना, सो सिविल लॉ 2 के अंदर CPC दे रखा है, तो इसमें क्या चक्कर है कि वाह यहाँ पे CPC कैसे दे रखा है और ऊपर कैसे नहीं होगा? अब देखिए, जब आप आंसर लिखेंगे ना सिविल लॉ 1 के अंदर, तो CPC की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑर्डर रूल तब भी मेंशन करना पड़ेगा अगर आप कहीं पे यूज कर रहे हैं CPC का. एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. वो कह रहा है मैं CPC यहाँ डायरेक्ट पूछूंगा, तो डायरेक्ट एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस टू CPC पूछ लूंगा, लाइक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, टेम्पररी रिलीफ, अपील रिव्यू रिविजन रेफरेंस,
स्टैंडर्ड सेट क्वेश्चन जिसमें हम सीपीसी की आपकी टेस्टिंग आउट करा देंगे। तो इन डेप्थ आपको सीपीसी इस सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ओके, देन यू हैव एविडेंस, यू हैव लिमिटेशन, यू हैव रजिस्ट्रेशन, A&C, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट एक्ट। ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट एक्ट आसान है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन बहुत टेढ़ी एक्ट है क्योंकि इसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस घूमती रहती हैं। तो जैसे वहाँ SRA है वैसे वहाँ यहाँ पे एक पेन पॉइंट है, उसका नाम है A&C। Rest of them are not pain points. CPC for me is not a pain point. It is just voluminous, can be tackled very easily. Okay. Now we go to criminal law. So you have CRPC, IPC evidence. ये तो आना ही आना है. Protection of women from DV, NI Act, sexual harassment of women at workplace and JJ. ये है. अगर आप syllabus overall देखते हैं, civil law 1, civil law 2, criminal law, right? किसी भी कोचिंग में दुनिया की जौन सी मर्जी हो 1.5 साल से नीचे से पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता। 18 महीने चाहिए ही चाहिए। छुट्टी, होली, दिवाली, टीचर के घर में कुछ हो गया, फलाना ढमकाना, कभी जी कोई दूसरा पेपर आ गया, अब हम वहाँ फोकस हो गए, ये वो कर करा के नेट में आपको सच्ची बात बताऊँ तो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिएगा कि 20 महीने के आसपास लग जाते हैं। घूम फिर के इतना टाइम लग जाता है। एट वॉट पेस? इट इज क्लासेस आर आइदर 4 days a week और 5 days a week। ठीक है जी, हमारे यहाँ इस टाइम तो 2 से 6 हो रही हैं, आगे का मुझे नहीं पता कि सुबह के हम बैच स्प्लिट आउट कर दें या कैसे कर दें, बट 2 से 6 में आप लगा लीजिएगा कि कभी कभार मैं क्लास जो शुरू करता हूँ वो 2 बजे से लेके 5:30 तक जाती ही जाती है। जुडिशरी में अगर आप 3 घंटे की क्लास नहीं ले सकते एक बार में तो कोई फ़ायदा नहीं। 2 घंटा 48 मिनट की ऑन एन एवरेज एक क्लास रहती है, और अगर कोई हल्का सब्जेक्ट करा रहे हो 2 घंटे से नीचे नहीं बात बनती। जैसे दूसरे जो टीचर आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरी क्लास शुरू हो रही है, जैसे कल क्लास है तो रफली स्पीकिंग 1:30 बजे हम लोगों ने कल का टाइम रखा हुआ है, तो 1:30 से तकरीबन 4 बजे मेरी क्लास जाएगी, 15 मिनट की ब्रेक होगी। उसके बाद राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का पेपर होने वाला है जून जुलाई के अंदर, तो राजस्थान रेंट कंट्रोल वगैरह वगैरह के लिए जो दूसरे जो टीचर साहब आएंगे वो तकरीबन शुरू करेंगे 4:15 4:30 और छोड़ेंगे 6:30। तो आपको इतनी मतलब लेके आपको काम चलना है कि इतना हो जाता है। आई विल शो यू व्हाट ऑल इज डन देयर एज वेल। अच्छा, फिर हम आगे आ रहे हैं। अब ये देखिए, क्रिमिनल लॉ का सिलेबस तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये एक्ट्स, अच्छा ये एक्ट्स कॉमन भी हैं अक्रॉस स्टेट। देयर आर सम एक्ट्स व्हिच आर कॉमन। अच्छा, आप इस सिलेबस को देख के वैसे भी बता दीजिए, ICA कॉमन होनी चाहिए, TPA कॉमन होनी चाहिए, SRA कॉमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, सब कुछ कॉमन है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट ये कॉमन नहीं होगी, दिस इज स्पेसिफिक टू दिल्ली, राइट। लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट किसी और स्टेट में वहां पे आ जाएगी। क्लियर है? तो कोर मोस्टली जो है वो कॉमन रहती है, लाइक JJ मोस्टली इज आस्क्ड अक्रॉस ऑल स्टेट्स। व्हाई? आपको इसके केसेस रोस्टर में बिठा देंगे, हैंडल इट। तो एक्ट पहले पढ़ी होगी तभी तो कुछ समझ में आएगा ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर जुडिशियल ट्रेनिंग कराएंगे, दिल्ली की द्वारका में होती है। आपको पहले मतलब जस्ट अ कोचिंग अकेडमी फॉर जजेस। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। देन यू हैव अ वाइवा, और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे पहुंचने के लिए मस्ट सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच रिटन पेपर। इसका मतलब क्या है? कितने के नंबर थे? सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ 2। 40% ऑफ 200 इज 80 ना, 180 नहीं, 80 के नीचे अगर नंबर है किसी भी पेपर में वाइवा नहीं पहुंचने देंगे, चाहे इवन दो यू आर मीटिंग अदर क्राइटेरिया। तो हर पेपर के अंदर एक मार्क है, राइट? अच्छा जी, एंड 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। इसका मतलब 850 में से भी मुझे 50% चाहिए, मतलब 425 वालों से नीचे तो मैं बात ही नहीं करता। तो वो लोग, तो बेसिकली दिस इज अ पेपर विच इज एलिमिनेटिंग यू एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोग्रेस, एंड देन इवेंचुअली यू मेक इट टू वाइवा। एंड देन वाइवा के अंदर क्या होता है? यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ मार्क्स, राइट? मिनिमम फॉर यू आर इन वाइवा इज 75, अगले पेज पे, राइट? तो जिनका हो रहा है बहुत मतलब दमखम रखते हैं, पेपर निकालना ही आसान नहीं है बिकॉज इट एलिमिनेट्स यू एट एवरी स्टेज, करेक्ट? ओके, नाउ इट सेज कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन। जरा सेकंड पर्सन जरा देख लेना, अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट और पर्सन टू बी क्वालिफाइड, मीनिंग फाइनल ईयर में ये पेपर नहीं दे सकते। कब दे सकते हैं?
ग्रेजुएशन डिग्री उठाइए और लाइसेंस ले लीजिए, एज सिंपल एज दैट। लाइसेंस नहीं भी लिया तो भी ग्रेजुएशन एलएलबी की डिग्री प्रूव एंड प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पे आप फाइनल ईयर में इस पेपर में नहीं बैठने वाले। ओके, अच्छा ज़रा अगले पेज पे आइए। ये मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, मैंने ऐसी सैम्पल बस रिजल्ट में से एक स्क्रीनशॉट निकाल लिया था। दिस इज क्वाइट एन ओल्ड डॉक्यूमेंट नाउ, इट्स बिन 1.5 years नाउ। देखना मार्क्स देखना इनके 454, 495, 499 नॉट शॉर्ट लिस्टेड। 499 कृति शर्मा देखना 499.50 नॉट शॉर्ट लिस्टेड। इतने नंबर के बावजूद नहीं हो रहा है काम, तो तैयारी अच्छे लेवल की करनी, मतलब अच्छी। अगर ये तैयारियां करनी है तो संकल्प लेके आइएगा कि हाँ भाई तैयारी करनी, सीरियस। कितने अटेम्प्ट देने हैं वो भी दिमाग के अंदर रखिएगा, 2 से 3 दिमाग में रख लिया। सेकंड, तैयारी हो जाएगी रफली स्पीकिंग, तकरीबन आप अपनी तैयारी के 1 साल बाद, रफली 1 साल बाद होते हैं उस स्टेज में कि आप एक अटेम्प्ट देने लायक की सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हाँ एग्जैक्टली चल क्या रहा है, राइट। थोड़ी सी पेस आप अपने एंड पे भी बढ़ा सकते हैं किसी भी कोचिंग में एनरोल होने के बाद। लाइक फॉर एग्जांपल कोचिंग में चल रही है सीआरपीसी, अब सीआरपीसी तो 4 महीने चलेगी जी। वो कह रहे जी नहीं मैं तो खाली हूँ, मैं तो कॉलेज से ग्रेजुएटेड हूँ, तो मैं थोड़ी सी पढ़ाई और कर लेता हूँ। एक सब्जेक्ट जो मैं अपने आप निपटा लूँ साथ साथ। सेल्स ऑफ गुड एक्ट इजंट एग्जैक्टली ऑल दैट कॉम्प्लिकेटेड। की जा सकती है कि नहीं की जा सकती अपने एंड पे, यहाँ पे तो होनी ही होनी है। यूजुअली जो आप फाइंड करेंगे, जो जिन जिन की सिलेक्शंस हैं, मेरे बैच से इस टाइम पे 17 सिलेक्शंस हैं। 2017 के बैच से ही बता रहा हूँ मैं आपको, डीयू से 17 सिलेक्शंस हैं। इंडीजेएस की बात करता हूँ, 17 लोग हैं वहाँ पर। सब मतलब मोस्टली सब सेकंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में पल्ले ही नहीं पड़ा था कि करना क्या एग्जैक्टली, लेकिन पहली बार करने के बाद समझ में आ जाती कि ओहो इसकी अप्रोच क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक सब्जेक्ट चल रहा है और आप PYQ देख रहे हैं, ट्रिपल तलाक पे शॉर्ट नोट 4 बार पूछ चुका है, गेस व्हाट, तैयार कर लीजिए ना, तैयार कर लीजिए। क्यों रोकते हैं अपना अटेम्प्ट आगे वाला? हाँ लेकिन 1 साल तो आपको वेट करनी पड़ेगी फॉर अ गुड अटेम्प्ट। 1 साल तो लग जाता है। इफ़ यू आर इन अ हरी तो वही है, एक तो यहाँ पे क्लास ले ली और अपने एंड पे भी फिर जाके घर पे जाके 2 से 2.5 घंटा पढ़ाई करनी है, उसके अलावा काम नहीं बनेगा। ओके, तो इतने मार्क्स में भी काम क्या पता ना बने, तभी मैंने आपको सैंपल मार्क्स दिखाए हैं। अच्छा ये नीचे देखना, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 200। ये सैनी भैया जी जो हैं, आई थिंक इनकी सिलेक्शन हो गई थी। आर्या जी 158, 149 एटसेट्रा। देखिए इतने मार्क्स ला रहे हैं लोग, और ये बहुत पुराने मार्क्स है। दिस इज आई थिंक 22 के मार्क्स हैं, 23 वाले तो मैंने कभी कोट करे ही नहीं। क्लियर है? अच्छा अगले पेज पे आ जाएं जरा। CPC के थोड़े से प्री के क्वेश्चन देखिए। एक तो स्टैंडर्ड अंडर ऑर्डर 6 रूल 17, ऑर्डर 7 रूल 11 स्टैंडर्ड, एंड देन दे आर आस्किंग फॉर एन एप्लीकेशन बेस्ड प्री। क्लियर है? देखना so the pre ka paper is pretty much a mix of what happens. Now I'll show you what happens in RJS specifically. ठीक है जी। 24 का पेपर है अभी जो हुआ था, पिछले साल जो हुआ था, राइट। एप्लीकेशन बेस्ड प्री, राइट। ऑफ कोर्स इस स्टेज पे बेयर एक्ट तो नहीं मिल रही, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आता है, ऑलराइट। स्टैंडर्ड सेक्शन में से क्वेश्चन, राइट। काफ़ी बार आप सुनेंगे भी कि प्री तो निकल ही जाता है। इस गलतफहमी में नहीं रहना है, तैयारी अच्छी चाहिए, फिर निकलता है। फिर तो ऑफ कोर्स जो मतलब थोड़े टाइम बाद आदमी को लगना शुरू हो जाता है कि अरे तो आसान था,
लेकिन इस स्टेज पे नहीं लगता है. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हल्का नहीं है. किसी भी स्टेट को कोई कहे कि वो वाला स्टेट हल्का है, ये है वो है, डीजेएस आप मतलब आपको सुनाई भी देगा, सुनेंगे भी आपकी डीजेएस तो बहुत ही टफ है, वो तो हाईएस्ट लेवल है. हर स्टेट अपने आप में बहुत धुरंधर आदमी है, कोई भी हल्का नहीं है, कोई भी स्टेट हल्का नहीं है. ओके, which of the following is an illustration of 116 of TPA? Now this gives you a hint as to how to prepare. Pick up the past year. अवेलेबल है, आई थिंक हमारी भी वेबसाइट पे हम लोग अपलोड कर देंगे अभी. दैट इज माय प्लान. अवेलेबल है, दीज आर पब्लिकली अवेलेबल क्वेश्चन पेपर्स. दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्पेशल, पब्लिकली अवेलेबल है. मैं अभी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, जाना वहाँ पे डाउनलोड करके अपने पास एक यूएसबी फोल्डर में सेव कर लेना पेपर्स. ओके, अच्छा. लिमिटेशन एक्ट के सीधा आर्टिकल मैचिंग. सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रट्टा एज वेल, राइट. प्योर रट्टा है, सेक्शन नंबर रट्टे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शंस रट्टा, सम सेक्शंस यू कैन वेरी सेफली लीव आउट, राइट. वो एक्सपीरियंस से और तजुर्बे से बेसिकली समझ में आ जाएंगे. Which of the following cases? This gives you a hint that you need to know landmark cases. However, टेढ़ा है आर्टिकल 217. अब वो वैसे वाली बात नहीं रह गई इन पेपर्स में. कौन सी? केशवानंद भारती जय हो. वो कहता चलो छोड़ो, आओ जरा थोड़ी उस साइड पे आओ, आर्टिकल 16 की डेप्थ में आओ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आना ही है तो इसीलिए दिमाग लगा के आइएगा कि तैयारी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी. ओके, आगे चलें. प्री से आगे हटते हैं तो थोड़ा सा मेंस का काम कर लेते हैं. अच्छा, ये अभी लग रहे होंगे कि बाप रे क्या है कैसा है. ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर. मैं आपको उसका कारण बताता हूँ. जब आप इसको करने बैठेंगे मोस्टली लोग, अच्छा इस बार इसका जो कट ऑफ था आई थिंक इट वाज 100 क्वेश्चन में से 5 ड्रॉप हो गए थे. 95 70 73 वाज द कट ऑफ फॉर प्री. तो अगर लोग इतना कर पा रहे हैं मतलब कट ऑफ आ रही होगी भाई, इनको पेपर आता है तभी तो कट ऑफ ऊपर जा रही है. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो लोगों को आता है भाई, वो कर पा रहे हैं. कैसे कर पा रहे हैं? सब लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तैयारी करके बैठते हैं. मतलब कोई हल्का फुल्का इन पेपर्स को लेता नहीं है. ओके, आगे चलें. ये है जी आरजेएस मेंस. अब इसके अंदर मुसीबत, इस जगह इतनी है. डीजेएस में क्या है? आंसर शीट खुली पड़ी है, आपकी इच्छा कि प्रभु कितना लिख के देंगे, एक्सेप्ट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन. वहां पे तो आपको 10 मार्कर में डिफाइंड नहीं है कि आप कितना लिखने वाले हैं. वो आपकी ट्रेनिंग है पहले, पेपर देने से पहले. यहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेचर ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आप लिखना भी चाहें तो कुछ नहीं याद कर पाएंगे. नेचर पूछा है तो आर्टिकल नंबर बता देंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे और बताएंगे इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वाज शिफ्टेड फ्रॉम फलानी अमेंडमेंट फ्रॉम पार्ट 3 टू पार्ट, आई थिंक इट शुड बी आर्टिकल 300A के अंदर. खैर अब तो याद भी नहीं आ रहा, बाद में सोचेंगे इसके बारे में. पार्ट भी लिख देंगे तो अच्छा रह जाएगा. एंड नेचर क्या है? इट इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट. एंड गेस व्हाट, खत्म, जगह ही नहीं है बंधु. अब इसकी ट्रेनिंग पहले चाहिए कि ये पूछेगा तो ये लिखना है, क्योंकि वहां पे अब यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या है कि आरजेएस के अंदर लोग यहां फंस जाते हैं कि अब भैया ये क्या करें, ये तो इतना इतना आ रहा है और अच्छा आंसर इतने में ही फिट करके देना है. अच्छा पता हमें बहुत कुछ है, तो यू हैव टू मेक इट वेरी प्रिसाइज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर देयर लेफ्ट राइट सेंटर, राइट. अच्छा जी, देखिए इसमें मेंस सॉरी बेयर एक्ट नहीं सप्लाई हो रही है आपको. आरजेएस में नहीं आ रही कोई बेयर एक्ट. आरजेएस में कहता है रट्टा मारो और आ जाओ, राइट. दिख रहे हैं क्वेश्चंस, दिख रहे हैं? होपफुली इट इज विजिबल टू यू. क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं? ओके, व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? व्हाट इज खिलवत उस शाही अंडर मुस्लिम लॉ, राइट. PYQ है, मतलब इन द सेंस इस बारी भी आया, 3 साल पहले भी यही पूछा था, फिक्स्ड है. तो क्या करें, पहले से तैयार होकर बैठ जाओ, और क्या करेंगे, राइट. बट क्वेश्चन लिमिटेड. अब लाइक फॉर एग्जांपल, अंडर विच एक्ट द लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड. एक तो एक्ट का नाम इसमें जरूर जाना चाहिए. देन इन विच ईयर इट वाज एनैक्टेड,
सेक्शन नंबर, जितनी देर में ये फिट करूंगा ना उतनी देर में जगह खत्म है, दैट्स इट। अच्छा, और मान लेते हैं किसी क्लासिक केस लॉ में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्लीज लोक अदालत बनाओ, जिसके चक्कर में पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन डाल के लोक अदालत बना दी, दैट हैज टू बी पुट इन। इफ देयर इज अ केस लॉ टू इट, यू हैव टू मेंशन इट। रूल है मेंस का। ओके, आगे चल दें। डीजेएस और इसमें अंतर दिख गया, डीजेएस और आरजेएस में अंतर दिखाई दे गया। अब इसकी तैयारी एक स्पेसिफिक तरीके से होगी। कब होगी वो तैयारी? देखिए, जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्या मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। ये तैयारी होती है केवल एक मेंस की मॉक सीरीज से, जो कि क्लासेस के बाद है। या अगर सब्सटैंशियल, लाइक फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो बच्चे जो बैठते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसी क्लासरूम में, इन्होंने देना है आरजेएस। तकरीबन यहाँ पे इस टाइम पे अगर ऑनलाइन बैच और यहाँ पे गिनूं तो तकरीबन इस टाइम अराउंड 65 to 70 और स्टूडेंट्स हैं, समवेयर दैट नंबर। एंड मोस्टली यहाँ के एक्स स्टूडेंट्स ही हैं, इन द सेंस जो TLOI से एसोसिएटेड थे, DULLB पहुंचे, DULLB से ग्रेजुएट हो गए और यहाँ पे आ गए। मेजॉरिटी लोग ऑनलाइन में है, तो यहाँ पे तकरीबन 20 लोग बैठते हैं, 20 से 23 लोग बैठते हैं, और ऑनलाइन बैठ रहे हैं तकरीबन वही 40 से 50 लोग बैठ रहे हैं। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, नहीं तो मैं 100 प्लस 200 प्लस ऐसे ही आपको फिगर्स देना शुरू करता, मैं ऐसे कुछ भी काम नहीं करता हूँ। इन 23 में से तकरीबन 15 लोग देने जा रहे हैं आरजेएस जून और जुलाई में। मैं इस टाइम CRPC में हूँ, इस हफ्ते CRPC खत्म कराऊंगा। इसके बाद एक होली ब्रेक हो रही है क्योंकि लोग घर जाएंगे अपने, और उसके बाद फिर हम एविडेंस शुरू करेंगे। अब देखिए, एविडेंस में फिर 3 महीने लग जाने हैं, और आरजेएस आ रहा है, आरजेएस जून और जुलाई में है। तो इसमें अब ये क्या काम करेंगे, जो सिलेबस मैं करा चुका हूँ और ये दौड़ा रहे हैं अपने एंड पे, लाइक फॉर एग्जांपल मुस्लिम लॉ की तैयारी जो कर रहे हैं, जो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद में आएगी। क्योंकि भाई जिसने एनरोलमेंट, हमने पिछले साल 9 अप्रैल को ये बैच शुरू करा था, 9 अप्रैल से 9 अप्रैल 1 साल, मुझे 1.5 लगेगा, ये डे 1 से डिसाइडेड था। अक्टूबर में जाके कहीं पे ये बैच का सारा सिलेबस खत्म होगा। लेकिन आरजेएस का अगर अटेम्प्ट आ रहा है तो क्या करेंगे, ये एविडेंस चलती रहेगी, फिर उसके लिए 1 या 2 क्लास डेजिग्नेट हो जाएंगी आरजेएस के लिए। उसके अंदर हम क्या करने वाले, पास्ट ईयर मेंस उठाओ और लिखना शुरू करो, जो आता है लिखना शुरू करो, दौड़ो और लिखना शुरू करो। प्री की रिविजन क्लासेस, राइट, क्योंकि अभी 30 मार्च तक डेडलाइन है आरजेएस के फॉर्म भरने की। ऑलराइट, Which court is competent to entertain a complaint of domestic violence? Straight theory questions, no bare acts, need to be clear on the law. Clear है यहाँ पे? Okay. थोड़े बड़े questions. What is the writ of mandamus against whom it cannot be issued? What will I write the answer? It's are short forms of written commands. The provision for them is given under Article 32 and Article 226. अगर मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि एक पार्ट 3 में है और एक पार्ट 5 में तो खैर स्टेट्स आ जाएगा, हाँ स्टेट में ही होना चाहिए, पार्ट 5 and the specific provision that there is, answer becomes better. Then I will explain, 5 writ लिख दूंगा, लेकिन मैंडेमस के ऊपर फोकस कर दूंगा, दैट व्हाट डज इट मीन इफ आई नो अ कोटेशन ऑन मैंडेमस। वेल, ये कैसे हो गया, रटवा देते हैं, कोचिंग का फायदा क्या हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल डेफेमेशन के केस में अभी एक कंपनी पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत लंबी चौड़ी एक जजमेंट पास करी और कॉस्ट भी लगा दी कि तुमने डेफेमेशन, ट्वीट्स के ऊपर डेफेमेशन, उसके अंदर उन्होंने डेफेमेशन पे बहुत अच्छे कोटेशंस दिए हैं। बाय फलाना लॉर्ड जस्टिस सेड दिस। एक रट के बैठूंगा, डेफेमेशन पूछेगा, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वो कोटेशन उठा के पटकने वाला हूं, राइट। अच्छा, और कि फलाना जस्टिस इन इंग्लैंड सेड दिस, और एक क्लासिक केस लॉ, वेदर इट इज फ्रॉम इंडियन लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, यहाँ पे लीगल हिस्ट्री, या बाहर वाली क्लासिक केस लॉ विच इज बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन जजमेंट्स। अब वो कैसे करेंगी, कोचिंग वाले का रोल है। या अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन से पेपर होते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जो सेल्फ प्रिपरेशन से नहीं होता। या आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ऑब्जर्वेशन है आपकी कि अच्छा ये बार बार यूज हो रहा है, तो मैं एक टॉपिक पे ये चीज सेट कर लेता हूँ। सो इफ देयर इज अ क्लासिक ऑन मैंडेमस, आई ऑलरेडी नीडेड इन माई नोट्स प्रायर टू मी गेटिंग हिट बाय दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? ओके। डिफरेंस बिटवीन अ लीज एंड अ लाइसेंस, ना थोड़ी सी ज्यादा जगह दे दी है तो थोड़ी सी ज्यादा डिटेल मांग रहा है आपसे। इट इज एज सिंपल एज दैट। लीज एंड लाइसेंस को अगर मैं यहां पे एंड कर देता
तो मैं कह रहा हूँ मुझे कोर डिफरेंस बता दो, मुझे कुछ और जानना नहीं है, ना कोई केस लॉ की जगह है ना कुछ है, मुझे एक कोर डिफरेंस बता दो। लेकिन यहाँ मैं अगर इतनी जगह दे रहा हूँ तो मैं डिफरेंस में सेक्शन नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर कोई क्लासिक है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और कोर सेक्शनल जो डिफरेंस है इन द सेंस इंग्रेडिएंट में जो डिफरेंस है उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और कहीं आपने इस जगह में कहीं रजिस्ट्रेशन एक्ट की एग्जैक्ट प्रोविजन दैट रिलेट्स टू लीज और लाइसेंस ऐड कर दी तो आप जीत गए। किससे? अपने पड़ोसी भाई बंधु से, क्योंकि 10 लोग ऑलमोस्ट एक सीट पे लड़ रहे हैं। क्लियर? ओके। तो मोस्टली समझ में आ गया व्हाट इज द सिनेरियो फॉर आरजेएस। मोस्टली डीजेएस का काम समझ में आ गया। ओके, नाउ आई विल शो यू समथिंग एल्स एज वेल। अच्छा, एक बार ही जरा वो हरियाणा वाला सिलेबस देख लीजिए, आपको काफी कॉमन एलिमेंट्स उसमें अपने आप दिखाई दे जाएंगे। हरियाणा वाला सिलेबस देख लीजिए। आप जो लेट आए थे, एक राजस्थान का सिलेबस है और एक हरियाणा का सिलेबस है उसके अंदर, राइट। राजस्थान का नया वाला जो है, जो अभी अभी जो नोटिफाई हुआ है, वो एक शीट पर है, दूसरी शीट पे हरियाणा का है। मेरी स्टूडेंट नहीं है, इंटरनेट पे किसी ने उठा के डाल दी थी, मैंने डाउनलोड कर ली थी। आई डू नॉट क्लेम दिस, राइट। किसी ने आरटीआई लगाई थी अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स पे, हाई कोर्ट विल यूजली सप्लाई अ कॉपी टू यू। क्या क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं? मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन नंबर 160, इट्स वाज अ 60 मार्कर, 38, 20 में से 14, 20 में से 16, दीज आर लाइक एक्सट्रीमली हाई मार्क्स। सिलेक्शन अच्छा ही राहुल सैनी के इनकी सिलेक्शन हुई थी पेपर के अंदर। लेट अस सी the highlights of the recent Karnataka High Court's hijab verdict. Recently, the Honorable High Court of Karnataka in Resham versus State of Karnataka case law बता गया, dealt with the question that whether core issue भी बता गया। Honorable High Court reflecting the शिरूर मठ case in which अच्छे लेवल की तैयारी करके बैठा हुआ है। इवन रेफरेंस भी बता गया है कि कौन से क्लासिक लॉ में क्या कर रहा था इन्होंने, मतलब इन द सेंस कि किस केस लॉ को रेफर आउट करा। Referring this judgment, the Honorable High Court held that wearing hijab, डिसीजन बता दिया, केस लॉ का नाम बता दिया, क्या रेफरेंस ली थी बता दी, आर्टिकल बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, आंसर क्लोज ऑफ कर गए सर, देयरफॉर वर्डिक्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अबव, कंक्लूजन भी बता गए। क्लियर है? ज़्यादा टफ तो नहीं लगा, इन द सेंस कि लग रहा है कि मतलब दिस वाज जनरल लीगल नॉलेज की स्टैंडर्ड, इतना तो आप सेमेस्टर में भी लिख रहे हैं। मैं सिर्फ हाइप हटा रहा हूँ पेपर की कि कहीं लगे कि अरे मर गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग यूजली थ्राइव्स ऑन फियर, आई डू नॉट यूजली डू दैट। हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट शोइंग यू। अच्छा, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, फ्रीली पब्लिकली अवेलेबल। ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई स्पेशल वीआईपी सॉस नहीं है ये कि इसके अंदर आपको डरने घबराने की ज़रूरत पड़े। अच्छा,
एंटी सूट इंजंक्शन के बारे में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आंसर लिख कर आ रहे हैं सर। याद रखिए सीपीसी वहाँ पड़ी है, आपके सामने है, विदाउट अ कमेंट्री इट इज देयर। तो कहीं पे कोई सेक्शन, ऑर्डर, रूल नंबर वगैरह रेफर आउट करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। इंजंक्शन की डेफिनेशन बता दी। सो इवन जैसे आप लिखते थे ऐसा आप बना सकते हैं, ऐसी कोई कि ओ हो जुडिशरी मेंस है, अरे माप रे मर गए, नहीं, बुलेट पॉइंट बना के यू हैव टू मेक लाइफ एज इजी फॉर द एग्जामिनर एज पॉसिबल। ही स्कोर्ड एक्सट्रीमली हाई मार्क्स फॉर टीचर्स, राइट। अच्छा जी, सेक्शन 38 ऑफ द एसआरए प्रोवाइड, देखिए ऐसा नहीं गया है कि सेक्शन के ऊपर पीएचडी लिख रहे हैं, मे क्या होगा, शैल क्या होगा, फटाफट फटाफट अपनी प्रोविजंस एग्जैक्टली एक्सप्लेन करनी है, थ्योरी बताकर आनी है, देयरफॉर और एक कंक्लूजन दे देना है। देयरफॉर आफ्टर रीडिंग दिस इट इज क्लियर दैट कोर्ट कैन नॉट ग्रांट इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इनिशिएटिंग अ सूट। बता गया है, 5 प्रोविजन डिटेल आउट कर दी और बोल गया है कि कोई ऐसा कोर्ट बेसिकली कोई भी इंजंक्शन लगा सकता। हाउएवर इसके लिए सीपीसी तैयार होनी चाहिए बिफोर हैंड। ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने ऐसा कुछ, मतलब ये मेरा पर्पस आपको दिखाने का इसलिए है कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही कुछ शानदार अव्वल दर्जे का कॉम्प्लिकेशन आ रही है। जैसा आप सामान्य सेमेस्टर में लिख रहे हैं वैसा ही यहां पर है, नॉट रॉकेट साइंस, गेट दिस आउट ऑफ योर हेड। हाँ, इट इज हेवियर देन योर सेमेस्टर्स बिकॉज द सिलेबस लोड इज क्वाइट डिसेंट, राइट। ओके, देखते हैं कुछ और सैंपल अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो। Section 91 of the Indian Evidences based on the principles of inclusivity states, बड़े ब्रीफ में सेक्शन स्टेट आउट करा है। ये नहीं है कि बेयर एक्ट उठाकर अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं, नंबर काट लेगा। वो कहता है बेयर एक्ट क्यों सप्लाई करी थी, ब्रीफ में समझाइए और गेट टू द पॉइंट। देखिए ऑलरेडी कंक्लूजन पे बैठा हुआ, देयरफॉर इट इज कंक्लूजन। नाउ दिस इज प्योरली प्रैक्टिस एज टू व्हाट टू लीव एंड what not to leave, understood? Okay. However, जब क्लासेस चलती हैं, अब क्लासेस जब चलती हैं तो उनका क्या सिनारियो है? तो क्लासेस जब चलती हैं तो बेल वेल समझा दी, सब कुछ दिखा दिया, सेक्शन वेक्शन दिखा दिया। Then you come to these questions: whether subsequent bail can be filed in the lower court when the higher court has already rejected the bail once. This is a straight question. और ये क्लास जो मैंने कोट करी है इसमें ऑलरेडी हम 20 कर चुके हैं, तो 10 मार्कर आपके पास होना चाहिए। तो आपके नोट्स में मैं क्या करता हूँ कि केस लॉ का नाम लिखवा दिया, स्टैंडर्ड जो चीज़ है जो वहाँ पे है, ये नोट्स बनते हैं क्लास के अंदर बनते हैं, राइट। अच्छा, बिकॉज सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड टू डेथ, सो आई अप्लाई माई ओन माइंड। जो मुझे जो लिखवाना होता है मैं केवल वो लिखवाता हूँ, एंड जो मुझे रटवाना है वो मैं रटवा लेता हूँ। अच्छा, फिर क्या होता है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सेक्शन आ गए, सेक्शन की हमने मार्किंग कर दी फॉर प्री। अगर कुछ स्टैंडर्ड स्टेट आया सो बेयर एक्ट साथ में खुली पड़ी है, मार्किंग कर दी, दोनों बेयर एक्ट खुली हुई हैं, सो दैट कंपैरिजन हमारा काम हो जाए। क्योंकि अगर आप राजस्थान का सिलेबस देखेंगे तो उन्होंने दोनों बेयर एक्ट मेंशन कर दिए, उन्होंने सीआरपीसी भी मेंशन कर दी और उन्होंने बीएनएसएस भी मेंशन कर दी। क्यों? लॉजिक बताएं, लॉजिक बताएं। जो केसेस आएंगे वो प्रीवियस बिल्कुल, वो वाले पेंडिंग केस लॉ, मतलब जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें आप जाके अब आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं सीआरपीसी पता ही नहीं वगैरह जी। अच्छा, पहली बात 70% ऑफ इट इज रीशफलिंग ऑफ सेक्शंस ओनली, 30% चेंजेस हैं, और सीआरपीसी में तो शानदार चेंजेस हैं, आईपीसी वगैरह में उतने नहीं हैं। ओके, नाउ सो व्हाट वी डू इज, अगर मैं आपको एक सेक्शन का एक सैंपल पकड़ता हूँ, सी हियर, क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। जरा एक बार देखना, वेयर अ पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स हियर,
undergone detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offense under the law, he shall be released by court on bail. इसका मतलब अगर तब भी अंदर पड़ा रह गया और आधी पनिशमेंट काट ली है, he is coming out on bail. ये तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट टाइम ऑफेंडर 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर लॉ. अब मेरा जो सिनारियो जो रहता है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूजुअली आपको थोड़ी सी मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ फ्लो चार्ट्स के साथ. फ्लो चार्ट हमें हमेशा यहाँ पे बनते हैं एंड देन वी गो इन फॉर सच. साहिल यहाँ पे स्टूडेंट है, is accused of a financial fraud punishable with 6 years imprisonment. He has been in jail for 3 years without conviction. Since he was served half the maximum sentence, the court must grant him bail. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऊपर सेक्शन नंबर लिख लेते हैं और साथ में लिखते हैं इलस्ट्रेशन. मेंस में मैं हमेशा बताता हूँ कि जहाँ जहाँ जगह मिले ऐसी इलस्ट्रेशन समझा बनाकर उसे समझा देना कि तुम्हें पता है, प्रोवाइडेड टाइम हो, प्रोवाइडेड जगह हो. डीजेएस में तो यूजुअली आपके पास जगह अनलिमिटेड है. ये जब इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं आपके पास, चाहे वो सीपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में, जब आप अपने नोट्स दोबारा उठा के पढ़ते हैं, सेक्शन होते हैं वो बहुत टू ड्राई टू रीड. ये सब किसी भी किताब में नहीं दे रखा होता है. क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, तान्या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर एक्यूज ऑफ थेफ्ट सेक्शन में दे रखा है, अगर फर्स्ट टाइम हुआ तो 1/3 पे ही बेल मिल जानी चाहिए. which has a maximum punishment of 3 years, never been convicted before, already spent 1 year in jail as an under trial, court must release on. So जब आप उस चीज को इलस्ट्रेशन में ट्रांसलेट कर लेते हैं जो बेयर एक्ट में नहीं दे रखी हैं, वो आपका जीवन आपको सेक्शन 1 सेकंड में क्लैरिफाई करा देता है. अब ये स्टैंडर्ड सेट सिचुएशंस हैं जो प्री में पूछ लेता है और एंड में पूछ लेता है कि कब. डीजेएस में स्पेसिफिकली ये बहुत ज्यादा वारदात होती है. इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस में आते ही आते हैं, फिक्स्ड है. अच्छा, जहां जहां कैलकुलेशंस हैं वहां वहां आना ही आना है. तो हम क्या करते हैं कि इलस्ट्रेशन, सो माय स्टाइल ऑफ टीचिंग इज थ्योरी, इलस्ट्रेशन ऑफ द सेक्शन एंड देन वी मूव ऑन, राइट. अच्छा, और फिर अगर आपको लाइक यहां पे जो मैंने स्टूडेंट्स को जो बोल रखा है, आपकी सीआरपीसी तब तक तैयार नहीं है जब तक आप वर्बली ऐसा कुछ नहीं बना सकते. जैसे कि एक व्यक्ति है, अगर उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रिगर आउट करना है तो क्या करेगा, 100 नंबर पे फोन करा. यूजुअली क्या होता है, 100 नंबर पे फोन करते हैं, क्या आते हैं जी, पीसीआर ही आती है. 100 नंबर पे फोन करके पीसीआर आती है. पीसीआर इज सेपरेट फ्रॉम योर लोकल थाना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लोकल थाना, इट इज जस्ट रोमिंग अराउंड हियर देयर एवरीवेयर. इनका क्या रोल है, एक तो कोई फर्स्ट एड अगर रिक्वायरमेंट है तो वो देंगे, नहीं तो एक रुक्का कराएंगे. जी रुक्का क्या होता है, दिस इज अ कॉमन टर्म दैट इज बेसिकली यूज्ड. होता क्या है, जब ये मौकाए वारदात पे पहुंचते हैं, दे इमीडिएटली गिव अ कॉल टू द लोकल पीएस, लोकल पुलिस स्टेशन की, आ जाओ आपके एरिया में कुछ हुआ है, राइट. वहां से अफसर आता है, ये उनको प्राइमा फैशी इंफॉर्मेशन देके चले जाते हैं, और उसके बाद अफसर के पास मान लेते हैं कॉग्निसेबल ऑफेंस हुआ है तो क्या हो जाएगी, बोलो, एफआईआर. एफआईआर के बाद क्या होगा, बोलो जी, इतने तो कानून पता है आपको. चार्जशीट तो बड़ी दूर है. इन्वेस्टिगेशन में जांच कर रही है पुलिस, और उसमें टाइम लिमिट्स हैं, 60 दिन या 90 दिन डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस. और उसके अंदर केवल पुलिस रिमांड आपके पास 15 दिन की है. पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में अंतर है. जुडिशियल कस्टडी होगी तिहाड़ जेल में, पुलिस की कस्टडी होगी रूपनगर थाने में. और वो 15 दिन आउट ऑफ द 60 days इफ यू वांट टू कीप देम इन जुडिशियल कस्टडी, इट हैज टू बी यूज्ड इन 40 days. ये सब कुछ सीआरपीसी में दे रखा है, और आपको वर्बली पता होना चाहिए. क्यों? एक तो वाइवा के चक्कर में, दूसरी बात प्री के चक्कर में, तीसरी बात मेंस में. कहाँ है टाइम, एक दिन में 6 घंटे का पेपर है, सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे. 3 घंटे पेपर में बैठना और बेयर एक्ट को रेफर करना और आंसर करना टेक्स सम बिट ऑफ कैलिबर. ओके, देन इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा, पुलिस के पास 3 ऑप्शन है. हाँ जी, अब आप बोलिए, चार्जशीट, अनट्रेस्ड या क्लोजर रिपोर्ट.
चार्जशीट में कहेगा मुझे लगता है कि ऑफेंस हुआ है, अनट्रेस्ड के अंदर कहेगा मेरे को मिला ही नहीं, वो आदमी मिला ही नहीं, और क्लोजर में कुछ नहीं हुआ। इन तीनों ये के बेसिकली तीनों में कौन सी भी टाइप आई, ये जाएगी आपके पास जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास जाएगी। मान लेते हैं चार्जशीट गई आपके पास फिर दो ऑप्शन है, या तो आप कॉग्निसेंस मतलब आपने स्वीकार करा कि मुझे इसको आगे लेके जाना है केस को, तो आपने कॉग्निसेंस इसको एक्सेप्ट कर ली दैट आई एम नाउ टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ दिस मैटर। देन नो कॉग्निसेंस, इफ यू हैवंट टेकन कॉग्निसेंस यू आर सेइंग आई डू नॉट अग्री विद द पुलिस कंप्लेनेंट के साथ मिल गई है या कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, मेरे को कोई केस बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप इसको ड्रॉप आउट कर देंगे, यहाँ पे जो कंप्लेनेंट जिसने बुलाई थी he gets a option to file a protest petition। ये हो गया स्टेप नंबर 1। यहां पे मैजिस्ट्रेट के पास पूरा ऑप्शन है, और अगर मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निसेंस लिया, guess what happens? You are at issue of process now। issue of process क्या होता है? अब that will depend, समन जाएंगे या वारंट जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द केस। फिर क्या होगा, वारंट के अंदर फिर दो रास्ते खुले पड़े हैं आपके पास, या तो आप सेशंस में जाने वाले हैं या नॉर्मल जेएमएफसी मैजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर ही ट्रायल होगा। ऐसे रास्ते खुलते ही चले जाएंगे, और ये सब वर्बली पता होना चाहिए। यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है फ्रॉम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऐसा करके मैंने कुछ नाम दिया हुआ है, फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू इशू ऑफ प्रोसेस, क्योंकि मैंने ट्रायल तक वहाँ पे खींचा नहीं था। TLY कोर्ट रूम वाले चैनल पे जाना और एक बार देख लेना, पता चल जाएगा ऐसे फ्लो चार्ट। ये मैं क्लास में तकरीबन अभी 14 या 15 बारी बनवा चुका हूँ इनसे, मैं ऑलमोस्ट ट्रायल पे हूँ अभी। अच्छा, अभी तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, सीधा मैजिस्ट्रेट के सामने आप खड़े हैं अंडर अ कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस में सर क्या कर सकते हैं, अंडर अ कंप्लेंट केस सर क्या कर सकते हैं, यानी भैया ये तो बहुत ही शानदार नहीं होते चले जा रहा, यूट्यूब से देख के बना लेना, डू नॉट रश इट। ये बड़ा ही मतलब बेसिकली दिस इज नॉट फॉलोइंग अ फ्लो, यूट्यूब पे देखना, बना देना। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो है वहां। कंप्लेंट केस में क्या होगा जी, नहीं कॉग्निसेंस तो अभी तो बड़ी दूर है कॉग्निसेंस। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट कर देंगे, कंप्लेनेंट कर देंगे कि अच्छा सच बोल रहा है, सच्ची क्या हुआ है देखता हूँ, नहीं पसंद आ रहा, सीधा कहो जी, सीधा पुलिस वाले को बोल दो तू FIR कर, ये काम करते हुए नाउ आई विल फॉलो दिस प्रोसेस, राइट। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट या सीधा पुलिस को कर देगा, या सीधा कंप्लेंट रिजेक्ट भी कर सकता है कि मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्या बोल रहा है। अब इसके खिलाफ क्या रेमेडी है आपके पास, ये सब कुछ आपको मेंटली इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड व्हाट इज द प्रोसीजर। सेम केस इन CPC कि पता है कि ऑर्डर 10 रूल 1A फर्स्ट हियरिंग में ये ADR में मुझे भेजना ही भेजना है इसको, मतलब पूछना है कि ADR जाना चाहते हो। ऐसी चीजें आपको प्रोसीजरली क्रिस्टल क्लियर होंगी, क्योंकि अगर ये क्लियर है, ये मेंस में घुमाने दो इसको। स्टैंडर्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो आप सेमेस्टर स्टाइल लिख कर आएंगे, दूसरा जो क्वेश्चन का स्टाइल है मैं ऐसी सिचुएशन बना दूंगा, व्हाट हैपेंस एट दिस स्टेज, व्हाट हैपेंस एट दैट स्टेज। एग्जामिनेशन के बाद भी क्या चक्कर है, अगर मुझे लगता है कि कॉग्निसेंस लेने लायक है केस तो ठीक है, कॉग्निसेंस नहीं लेने के लायक है केस तो फिर से ओवर है। लेकिन अगर कॉग्निसेंस ली, फिर इशू ऑफ प्रोसेस मुझे मैंडेटली डिले करनी है, अगर आदमी बाहर रह रहा है, ये सब लिखा हुआ है CRPC के अंदर, अगर मेरी जुरिडिक्शन के बाहर है आदमी, आई हैव टू डिले इट, एंड देन डिले के बाद क्या करूं, आई कैन इवन यहाँ पे डिले या पुलिस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन फॉर माई ओन यूज, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस वाली इन्वेस्टिगेशन से अलग है। एंड देन फिर मुझे लगता है कि कंप्लेंट में कोई दम नहीं निकल कर आया, आई कैन स्टिल dismiss it. However, if I want to go ahead, then I
issue of process, summons या warrants, and then I am standing at the same procedure. ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ये अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या करा इन्होंने. पढ़ लेंगे तो आसान है. पढ़ लेंगे तो आसान है, मतलब यहाँ पे जो इस टाइम पे जो बैठे हैं वो बासी ले लेके बना देंगे फ्लो चार्ट इस टाइम पर. मैं आपको सिर्फ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है. चाहे आप खुद करें, यहाँ से करें, दूसरी एकेडमी में करें, तीसरी एकेडमी में करें, that is not the point of this workshop. My main aim was to notify you of the syllabus, to give you a sample syllabus. आप हरियाणा और ये राजस्थान और दिल्ली में as homework common acts mark out कर लेना. So that is the core foundation basically. ठीक है जी. अच्छा, अब ये फ्लो चार्ट देखना हो तो I'll show you the specific video जिसके अंदर 70% of this should be covered. I'll just show you. Give me 1 second. अपनी आवाज़ सुन के आदमी को खुंदक आती है तो आदमी पहले ही बंद कर दे. ये क्या आ रहा है? गैरज जी अपना सामान बेचने आ रहा है कमज़ोर आदमी. अच्छा, ये पड़ा हुआ है, ये फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू इशू ऑफ प्रोसेस. 3 हफ्ते हो गए वीडियो डाला हुआ है. चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं. यहाँ पे कुछ कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, देख लीजिएगा. अगर आपको ठीक लगे तो देख लीजिएगा, मतलब दे आर हेल्पफुल. अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 5.5 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है. हाँ, ये एक ही दिन में हुआ था, सुबह 11 से लेके शाम को 4 या 5 बजे तक, क्योंकि टॉपिक ऐसा था कि छोड़ नहीं सकते थे. इतने लेवल की क्लास भी यहाँ पे हो जाती है, राइट. सेम क्लासेस आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द पोर्टल. तो मेजॉरिटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस गर्ल फ्रॉम योर कॉलेज ओनली हु कम्स, बट लेकिन वो रहती नारायणा में है तो उसको फिर कॉलेज से आने जाने में दिक्कत हो जाती है. समटाइम्स शी अटेंड्स ऑफलाइन, समटाइम्स शी अटेंड्स ऑनलाइन. ये हमारे बाबा जी लगे हुए हैं. सेम क्लास ऑफलाइन है, सेम क्लास ऑनलाइन है. क्लासेस आर मंडे टू थर्सडे, basically 4 days a week right now, but after the holy break they are going to increase to 5 days a week. So evidence हमने 5 दिन में खत्म करनी है. उसका कारण क्या है? नहीं तो ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा. अच्छा, जैसे अभी 8 लोगों ने जनवरी में ज्वाइन करा है. तो हाउ डज अ जुडिशरी अकेडमी वर्क बेसिकली? नाउ आई विल कम टू माय ओन सेल्फ. हाउ डज दिस वर्क बेसिकली? किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एकेडमी में जब भी आप लेटर से ज्वाइन करते हैं तो कोई फ्रेश बैच है ना, जहां से डे 1 से सारा काम कराया जाए. होता क्या है, ये परमानेंट एग्जाम्स है, सो दे आर नॉट ऑन एन एनुअल बेसिस. तो अभी जो इन 8 लोगों ने जो जनवरी में जो ज्वाइन करा है, दे हैव ज्वाइन फ्रॉम सीआरपीसी. लेकिन सीआरपीसी तो मेरी नवंबर से शुरू हो चुकी, सो दे आर वॉचिंग इट ऑनलाइन. दे आर कैचिंग अप टू द बैकलॉग और एविडेंस की क्लास में यहाँ पे आ जाएंगे. अच्छा, अब आप कहेंगे अब मैं क्या कर चुका हूँ. आई शो यू समथिंग. आई शो यू. अगर मेरे मॉड्यूल्स तैयार हैं, मतलब मुझे याद नहीं है कि हमने मॉड्यूल्स में डाल रखा है क्योंकि वो सब तान्या जी संभालते हैं. आई शो यू हाउ डज दिस वर्क. देखना. अच्छा, मैं यहीं पर वो अपलोड कर दूंगा. मेरा आज का प्लान यही है. आरजेएस के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं. गो देयर, डाउनलोडेड. हिमाचल के भी पब्लिकली अवेलेबल है, हाई कोर्ट्स पब्लिश करते हैं. सो न्यू इन्फो फॉर यू. दिल्ली हाई कोर्ट डजंट. तो दिल्ली हाई कोर्ट डीजेएस का क्या करना है, जय दिनकर की क्वेश्चन पेपर की बुकलेट दे देगा, खत्म. ठीक है जी, ओके. अच्छा, जैसे ये है, हाँ. तो अब इसके अंदर क्या क्या करें, मैंने मॉड्यूल्स अलग अलग करे हुए हैं. ठीक है जी. सो अब इस टाइम पे मान लेते हैं लाइक सीआरपीसी चल रही है. अब सीआरपीसी जी चल रही है तो सीआरपीसी यहाँ से शुरू हुई थी. देखिए 3 घंटा 3 मिनट, 3 घंटा 2 घंटा 25, 2 hours 41, 2 hours 59. You will barely find a class that is lasting less than a 2 hour 30 की एवरेज है. इससे नीचे काम नहीं होता है, राइट. 4 such classes, 5 such classes. हाँ, अब इसके अंदर मेरा जो सिनारियो है, जो मैं ये जो काम करता हूँ, ये जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं पहले से लिख के ले आता हूँ. क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखना शुरू हुआ तो एक सब्जेक्ट चलेगा 8 से 9 महीने. हम तो नहीं करते, वो चल जाएगा 3 साल. मतलब मैं इतने उस स्टाइल में नहीं पढ़ाता हूँ, राइट. अच्छा, आप यहाँ पे अगर आते रहेंगे तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने बेसिकली जो ज्वाइन इन करा है अभी के अभी, वो लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे ये वाले लेक्चर देख रहे हैं. दे आर कैचिंग अप, क्योंकि वो सीआरपीसी से ज्वाइन हुए हैं.
अब अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे जी, फिर वो आदमी मेरे को आके कहेगा कि जी मैं सीपीसी कब करूँगा। देखिए जी, तैयारी अगर किसी ने, तैयारी बेसिकली अगर आपने जल्दी करनी है ना, अगर जल्दी करनी है तैयारी, तो आप क्या करेंगे, आप फिर रिकॉर्डेड काम देख लेंगे अगर आपने अटेम्प्ट इस साल का ही देना है आरजेएस का। डू यू अंडरस्टैंड? और व्हाट विल यू डू, यू विल हैव टू वेट व्हेन सीपीसी टर्न्स अप इन योर बैच। ये हर जुडिशरी एकेडमी में ऐसे ही होता है, बिकॉज DULLB में क्या सीन होता था, पेपर होना है, लाइटर से आप लोगों के तो पेपर आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हुए होंगे, राइट? सो यू टेक अप एन एडमिशन अराउंड फेब मार्च, हमें पता है 6 महीने बाद पेपर होना ही होना है, करा दिया, काम खत्म, बीच में कोई एडमिशन नहीं है, एक बारी जिन्होंने शुरुआत में एनरोल कर ली हो गया। इसमें लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एकेडमी को अप्रोच करें, जब भी ज्वाइन इन करेंगे तो ऐसी एक ओरिएंटेशन करा देंगे, और आप जिस सब्जेक्ट से ज्वाइन करेंगे वहां से आप कोर्स पकड़ लेंगे। कोर्स एकेडमी में परमानेंट ही चलते रहता है। तो जो सब्जेक्ट अब आपके लाइक फॉर एग्जाम्पल सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रखा आपके बैच में, तो जब आएगा तब कर लेना। तो आपके भी बैच में अब सीक्वेंस में चलते रहेगा, चलते ही रहना है। अच्छा, अब लेटर से, अब इसका मतलब ये है कि अब फिर स्टेट्स में तो सिलेबस डिस्टर्ब होगा नहीं। जब स्टेट का लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हिमाचल का पेपर आ गया, कल हुआ है प्री, हिमाचल का पेपर आ गया, तो उससे 3 महीना पहले उसकी लोकल लॉज और उसके जो एंसिलरी लॉज हैं वो सारे के सारे कराने शुरू कर देते हैं दूसरी क्लासेस लेकर। कोर सिलेबस वैसा का वैसा ही चलते रहता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस कि क्या यहाँ पे व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ एनी जुडिशियल सर्विसेज एकेडमी? उसका कारण क्या है? अगर ये पेपर एनुअल बेसिस पे हो रहा होता तो गैस व्हाट, 1 साल पहले एडमिशन ले ली जाती और बोल दिया जाता आपका बैच ये रहा। अब ये पेपर तो ना हो रहे 2.5 साल, सो हाउ डज एन अकेडमी सर्वाइव? क्योंकि बिना एडमिशन के तो अकेडमी डजंट सर्वाइव, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो वो क्या, हम लोग क्या करते हैं, जैसे सीआरपीसी खत्म हो रही है, नया बैच अनाउंस कर दिया। मान लो किसी को लगता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आप सेकेंड ईयर में अभी आउट ऑफ अ 3 ईयर लॉ प्रोग्राम, आपको लगता है अभी मेरे पास 1.5 साल है, मैं तो कोई अटेम्प्ट ही नहीं है। मेरे पास यहाँ पे 3 लोग हैं जो फर्स्ट ईयर वाले जो आते हैं, इनका अटेम्प्ट है 27-28 में, उनको कोई जल्दी है ही नहीं, वो आते हैं क्लास ले जाते हैं। अच्छा, कोई एब्सेंट होता है हमारी क्लास में से, हम ऑनलाइन एक्सेस 2 या 3 दिन का प्रोवाइड कर देते हैं कि जी देख लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, ताकि कोई क्लास मिस आउट ना हो जाए। लेकिन जिनका बैकलॉग बन जाता है, मैंने अपने तजुर्बे से देखा है, वो कभी कैचअप नहीं कर पाते। जो लोग उसी हफ्ते के अंदर अंदर क्लास लेके कैचअप कर लेते हैं, हो जाता है, नहीं तो बैठे रहो। ये बहुत बहुत लंबा कार्य है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया फीस इस टाइम पे, ये है दिस इज अ वन टाइम पेमेंट। हाउएवर हाँ, दिस इंक्लूड्स जीएसटी वीएसटी सब कुछ, एंड दिस इज फॉर 1.5 to 2 years रफली स्पीकिंग। हम लोग किसी से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते, दिस इज स्टिल द इंटरव्यू स्टेज। दिस इज ओनली बिकॉज क्योंकि अभी 9 अप्रैल को काम शुरू करा है, इन द सेंस ये वाला स्पेसिफिकली, ये वाला नहीं तो पढ़ाते हुए तो 7-8 साल हो गए। एंड इन एन EMIs इट गोज टू 151 एक्चुअली, यहाँ पे दूसरे वाले चल रहे हैं, एंड फॉर 4 EMIs इट्स एट 160। फ्रॉम 9th of April इट इज ओनली एट 151 and 180। I'm being very honest with you, it's not to force a sale or anything, no, just telling you an information, क्योंकि 1 साल हो जाएगा, very frankly। इसके अंदर GST VST सब कुछ इंक्लूडेड एटसेट्रा है, इसके अंदर सभी कुछ हम लोग जो प्रोवाइड करा पा रहे हैं कराते हैं, एज सिंपल एज दैट। आप मेरे से पूछेंगे जी आपका मटेरियल क्या है? मेरा मटेरियल वो जो क्लास में वो जो नोट्स जो बनते हैं वो ही मेरे पास मटेरियल है। टेस्टिंग के लिए मेरे पास मेरी वाइवा की अलग शीट्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे रैपिड फायर के अंदर टेस्टिंग करा ही देता हूँ, उसकी भी क्लिप यहाँ पे पड़ी हुई है, अगर आप देखेंगे तो। This will give you an idea not only about me but for you as well. This is specific. So what I like to do is, एक बार ही पढ़ा दिया सब कुछ हो गया, then at various stages I take up that chapter, or without giving you an option, if this runs without an ad, without giving you an option, I ask you कि क्या है क्या नहीं। जो गलती खा रहा है, मतलब this was a 1 hour session, this usually takes place every 3 odd weeks when I'm done with the topic। जैसे अब बेल का काम खत्म हो जाएगा तो फिर बेल के पीछे पढ़ के एक बार ही काम खत्म कर देंगे। This is given in the sections, you need to answer। जो मतलब साइलेंटली जो आपको लग रहा है कि अरे बाप रे तो मुझे आता है नहीं, मेक अ नोट ऑफ इट, मार्क इट आउट, ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर जो काम होता है वो होता है मंथली, हम क्या काम करते हैं,
monthly I issue you a file which includes all relevant judgments from that month. आपको कोई केस लॉ का नाम नहीं रटना, कुछ नहीं करना है. All the principles of law that have been enunciated by the Supreme Court, the Delhi High Court and whatever high courts that we are targeting, like Delhi General Legal Knowledge के पेपर के अंदर अभी जो हुआ है रणवीर अलाहाबादिया वाला जो केस हुआ है, guess what? Expect a 10 marker, write the on obscenity and right of freedom of speech. स्टैंडर्ड सेट क्वेश्चन बन गया ना, निबंध आना ही आना है. तो उस पर जो भी मुझे किसी भी जजमेंट से जो अच्छा लगा वो मैं एक्सर्प्ट निकाल के आपको एक मंथली PDF पकड़ा देता हूँ. उसको आपको पढ़ना होता है. और लाइक फॉर एग्जांपल जिनकी CPC खत्म हो गई वो CPC वाइज, तो वो सब्जेक्ट वाइज डाइसेक्टेड आउट होती है. और जनरल लीगल नॉलेज का अलग उसमें सेक्शन होता है. तो वो आप समझ लीजिएगा कि मंथली लीगल करंट अफेयर्स की मैगजीन बन जाती है. वो साथ साथ ट्रैक आउट करना पड़ता है, क्लासेस साथ साथ चलती रहती हैं, राइट. So that's about coaching. Now whether you join this coaching or whether you join somewhere else, whatever it is that you want to do, it is up to you. However, level of prep has to be kept high because competition now is insanely high. क्यों? क्योंकि देखिए YouTube पे भी रिसोर्सेज हैं, then there is a creature called as AI. अब आप उस जमाने में भी आ गए हैं, राइट. अच्छा, तीसरी बात, ऑनलाइन रिसोर्सेज, लीगल पोर्टल्स वगैरह ठीक ठाक काम करा के देते हैं इन ट्रैकिंग जजमेंट्स. तो कंपटीशन इज वेरी डिसेंटली हाई. तो आप लोग भी जब भी तैयारी करें तो एक संकल्प लेके आइएगा कि 1.5 साल मतलब एक बारी अच्छे से तैयारी करनी है. और उसके बाद क्या करेंगे, जब एक बारी कोर सिलेबस किसी भी अकेडमी में खत्म हो जाए, चाहे यहाँ कहीं और, उसमें आपने क्या करना है, अटेम्प्ट देना है. ये नहीं कि आप 5 साल तैयारी करके बैठे 32 के हो जाएंगे और उसके बाद कुछ होने नहीं वाला जिंदगी में. और अच्छा, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ काम, फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए. और साथ साथ प्री की तैयारी हो चुकी, मेंस की तैयारी हो चुकी, जजमेंट्स ट्रैकिंग आउट कर लीजिए. एग्जाम से 2 महीने पहले सब कुछ छोड़ के फिर तैयारी करना शुरू कर देना. उस तैयारी में क्या है, रिविजन ही तो है. यू लिसन टू ऑल टॉपर इंटरव्यूज ऑनलाइन, यू विल फाइंड दैट दिस इज व्हाट एवरीवनस डन, राइट. एंड दिस इज इट. That's basically pre, mains and a viva, not an interview like UPSC to riddle you on anything. It's a viva at the end of the day. Verbally, अगर मैं अपना favorite subject CRPC पूछ लेता हूँ, मतलब उनको बता दूंगा, they will grill me on it. You want to say evidence, they will grill you on that. Whatever one subject you have to finalize before that. Mains के अंदर both theory based, जैसा मैंने आपको RJS का दिखाया, and practical based questions. Third, pre, again, theory and practice, illustrations, both you need to master out, right? उसके लिए हमें तकरीबन as an academy, I demand 1.5 years from you, nothing less than that. So 12 plus 6, 18. 18 months में I believe अगर एक academy ने अच्छा काम करा है और अगर आपने साथ दिया है तो जब वो combine होता है तो 18th month में आप एक अटेम्प्ट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट, चाहे वट एवर स्टेट्स दैट यू लॉक आउट होते हैं, और आपको तकरीबन 2 स्टेट्स दिमाग में रखने. यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन. पेपर ही नहीं हुआ 2.5 साल, तो क्या करेंगे. पंजाब लास्ट पेपर वाज आई थिंक 22, आज तक नहीं है पेपर. कहीं आप पंजाब के लिए बैठ गए कि जी पंजाब, तो फिर तैयारी करके बैठ जाइए और जजमेंट ट्रैकिंग करते रहिए और अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए. एक अकेडमी में कितना टाइम बैठेंगे. अकेडमी इज 1.5 से 2 साल, दैट्स इट. अगर उतने में नहीं हो रहा ना कोर्स, वेरी फ्रैंकली होता नहीं उसके बाद. क्यों? एक प्रिपरेशन का एक मोमेंटम भी होता है कि अरे बाप रे यार थक गए कि अब पेपर दिला दो, देखें होता क्या है. प्रिपरेशन का मोमेंटम है, खुद का माइंडसेट है, पेरेंट्स को जवाब है. 1.5 से 2 साल इज परफेक्ट टाइमिंग कि आप उसमें निपटाएं अपना काम और अपनी तैयारी सक्षम रख के. मान लेते हैं उसके बाद तैयारी व्यारी हो गई, अकेडमी का सब काम हो गया, पेपर नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करें, देखें कि प्रैक्टिस में क्या होता है. अपना थोड़ा सा वहां पे करियर शुरुआत तो कर दें. और सारी दुनिया जिनके सिलेक्शन हुई है उनके पास थोड़ी सी प्रैक्टिस का एलिमेंट होता ही होता है. क्योंकि जब आप लॉ लगाते हैं रियल लाइफ में बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, तो बहुत चीज़ें और समझ में आ जाती हैं कि अरे इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं. ठीक है जी. एंड दैट्स इट. आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, वो आप पूछ लीजिए, कर लीजिए. वैसे यूजली आइडियली स्पीकिंग मैंने वैसे काफ़ी कुछ क्लैरिफाई कर दिया है. आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं. अच्छा, ये हिंदी इंग्लिश ऐसे अपने एंड पे करने पड़ते हैं. हाँ, हम गाइडेंस ज़रूर दे देते हैं, मटेरियल थोड़ा सा प्रोवाइड करा देते हैं. अब जैसे RJS में एक क्वेश्चन आता है, सिट्टी बिट्टी गुल का मतलब क्या है. अब देखिए, कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा होके ही नहीं बताएगा कि सिट्टी बिट्टी गुल क्या होती है.
क्यों? क्योंकि लॉ से फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि लॉ में ही सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। तो उसकी लिस्ट बनी पड़ी है, लाइक दीज आर द कॉमन फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड फ्रेजेस। किसी भी अकेडमी के पास ये सब नहीं है, ये सब अपने एंड में मटेरियल देख देख के खुद निपटाना पड़ता है। जो यहाँ पे आता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो दूसरे टीचर इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एमपी मेंस दे रखा है, 3 बारी आरजेएस मेंस दे रखा है, तो उन्हें पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, कौन सी, तो वो किताबें विताबें आपको बता देते हैं कि जी ऐसी वाली है। जुडिशरी स्पेसिफिक कुछ भी नहीं आता है इन पेपर्स में, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट साइज नहीं है, सो दे डू नॉट पब्लिश इट। तो क्या करना पड़ता है, दूसरे एग्जाम की सेम टॉपिक की किताब उठा लो, बात तो एक ही है। सिट्टी बिट्टी गोल चाहे वो यहाँ हो रही हो चाहे किसी और पेपर में हो रही हो, तो बात तो एक ही है ना जी, इंग्लिश हिंदी की तो बात एक ही है। तो आपको वो निपटाना पड़ता है साथ साथ। और मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है पेपर्स के। लोग ज़्यादातर लॉ करने के चक्कर में पेपर निकल जाता है यहाँ से ट्रांसलेशन से, तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस आउट इंग्लिश हिंदी की करनी पड़ती है, राइट। अच्छा, आरजेएस का अगर मैं यहाँ पे काम देख लेता हूँ, तो आरजेएस वाले भाइयों ने अब क्या करा है, लॉ पेपर 1 देखना आरजेएस का, सीपीसी कॉन्स्टी आईसीए, कॉन्स्टी पूछ ली मेंस में, देख लो आरजेएस वाला जहाँ पे सिग्नेचर है जिस शीट पे, कॉन्स्टी आ गई तो मेन स्टाइल कॉन्स्टी तैयार करनी पड़ेगी, राइट। दे कैन आस्क यू फर्स्ट अमेंडमेंट पे जरा शॉर्ट नोट लिख दो, राइट। अच्छा, आईसीए आ गया, लिमिटेशन एसआरए, दिस ऑल इज कॉमन, एसआरए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज आरजेएस एक्सक्लूसिव, यहाँ नहीं आ रहा, दिल्ली में नहीं आ रहा, तो गेस व्हाट, यू हैव एन एडिशनल सब्जेक्ट टू प्रिपेयर। तो ऐसे करके जो भी एडिशनल, अभी देखो राजस्थान कोर्ट फीस वैल्यूएशन, लैंड रेवेन्यू, बहुत सिलेबस बढ़ा दिया पहले के मुकाबले, मतलब अच्छा सिलेबस बढ़ा दिया है पहले के मुकाबले, राइट। अच्छा, अगले पेज पे आना, पीछे इसी साइड पे जे देखना, जे एन आई, दिस इज डीजीएस कॉमन, राइट। तो दोनों तरफ एक ही तैयारी है। और फिर यहाँ पे एक आ रहा है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये 19 सेक्शन की एक्ट है, 2 पेजेस की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं तैयारी करने से पहले स्टेट देख लेना, स्टेट का सिलेबस पहले चेक कर लेना। यूपी का पेपर उठाएंगे तो 100-200 नंबर का पेपर तो जीएस पे ही है। क्या जी फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं, अगर जी हैं ये क्या है, तो हाँ वहाँ वैसी है। यूपी जमींदारी एक्ट है जो एक्सक्लूसिव यूपी है। बिहार में साइंस है, बिहार में सोचिए मेंस में आईपीसी नहीं आती, कंपनीज एक्ट आ जाती है, तो अब आपको फिर उधर वैसे निपटाना पड़ेगा। एंड बिहार आस्क्स अस वेरी स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ जीएस, सो यू हैव टू लाइक यू नो हैव टू प्ले आउट केयरफुली। अच्छा, अब आप कहें मैं तो सारी जारी कर दूंगा, देखिए ना आइंस्टाइन आप पैदा हुए, ना चंद्रचूड़ मैं पैदा हुआ, नहीं हो पाता। आप कुछ फाइनलाइज करके फिक्स आउट करके चलिए और उस हिसाब से तैयारी होगी, नहीं तो सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं होगा। हम लोग इस टाइम पे प्राइमरली फोकस डीजेएस आरजेएस पंजाब हरियाणा पे, आइडियली स्पीकिंग डीजेएस पे थे, अब हमने एडिशन कर लिया आरजेएस पंजाब हरियाणा पे। पंजाब में कोई गुरुमुखी नहीं है क्योंकि सिलेबस मोस्टली सेम है, सिर्फ 1-2 एक्ट्स का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। मैं यूपी जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं उस दिन तक नहीं बोलूँगा जिस दिन तक मेरे पास टीचर नहीं है उन एक्ट्स को समझाने के लिए, और मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उन एक्ट्स में जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजी हूँ मेन सब्जेक्ट पढ़ाने में। सारे कोर सब्जेक्ट्स मेरे पास रहते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टी, टीपीए, ये सारे के सारे मैं ही कराता हूँ। जहाँ पे मतलब जो ओवरलैपिंग जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल छोटू सब्जेक्ट है वो दूसरे सर जी आके करा जाते हैं, लेकिन एसआरए फिर मैं कराता हूँ। तो मोस्टली मैं पढ़ा ही रहा होता हूँ, राइट। तो अच्छा, जब भी एकेडमी डिसाइड करें तो आप डिसाइड करिएगा टीचिंग स्टाइल आपको सूट कर रहा है कि नहीं, कि जो पढ़ा रहा है ये मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके लिए हैं यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए। मेरे पास जितने भी लोग हैं वो संतुष्ट हैं कि मुझे यहीं से पढ़ना है या इनसे ही पढ़ना है, वो कसम खा के बैठा हुआ था इसीलिए आया। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि जी आपकी रैंक कितनी निकली है, सुनो मैं 9 अप्रैल को तो पिछली बार स्टार्ट करा था, अभी तो मेरे को 1.5 साल भी नहीं हो। रैंक निकालना इज n नंबर ऑफ फैक्टर्स, आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य, मेरी मेहनत, आपकी मेहनत, वाइवा के दिन क्या होता है, मेंस के दिन क्या होता है, प्री के दिन क्या होता है, बहुत बहुत दूर की बात है। मेरा ये काम है कि मैं लेक्चर्स बहुत अच्छे से करा दूं, एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करा दूं, और फिर आप भी प्रार्थना करें ऊपर और मिल्क फूड और अगरबत्ती चढ़ाएं और हम भी चढ़ाएं कि कुछ करा दो, राइट। 1.5 से 2 साल
का काम आपने लेके चलना है। तो टीचिंग स्टाइल अगर आपको मैच करे, ऑनलाइन देखें, नहीं तो उनसे एक्सेस मांग लें 2-2 3-3 दिन का, वो पकड़ा देंगे आपको। देख के फिर एनरोलमेंट करनी हो तो तब देखना कि क्या है और क्या नहीं है। और हर जगह ऐसे ही, हर जगह ऐसे ही। ये पेपर मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन भारी है, मतलब इनमें भार है। अब देखिए, अब इस फॉर एग्जाम्पल इस डब्बे को उठाना, वो कह रहे जी उठा देंगे, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये भारी आदमी है, अगर इसको यहाँ उठाऊंगा तो कमर जाने की मतलब आएगी पोजीशन। ये सिलेबसेस ऐसे हैं। क्वेश्चन पेपर की बुकलेट आसानी से दिनकर वाले से खरीद लीजिए, उसको बोले प्री और मेंस के अनसॉल्व पेपर ही दे दो, अनसॉल्व दे दो, नहीं तो सॉल्व भी आते हैं, आपकी इच्छा है। फिर देखना शुरू कर दीजिए और मन बनाना शुरू कर दीजिए। और मन बनाना कि जी कब से तैयारी शुरू करें, 1.5 साल लेके चलना, लेके चलना। अगर सेकंड ईयर टाप चुके हैं तो किसी भी टाइम, सेकंड ईयर मतलब जैसे आप लोग फाइनल ईयर में हैं, कांट वेट एनी लॉन्गर। अब लगे नहीं पहले सेमेस्टर निपटा लूँ, हाँ क्योंकि अब 2 महीने रह गए हैं, वो भी काम किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर भी कहूँगा कि ज्वाइन इन करके, अच्छा जैसे अभी दिसंबर में आप लोगों के सेमेस्टर हुए थे, तो यहाँ से सारी दुनिया यहाँ से जो सेमेस्टर वाली है वो गायब हो गई थी, ऑनलाइन कैचअप करा था जब यहाँ पे जनवरी वाली जो छुट्टियाँ थी, उसके बाद अब कैचअप कर लिया, अब सीधा एविडेंस में वापसी है। ऐसा जुडिशरी अकेडमी में रेगुलर बात है, राइट। और कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है जी, हो गया काम ऑलरेडी। ये सब कुछ ये आपके लिए आप कैरी कर लेना। इसमें एक वो फीस वगैरह वाला पेज है, दैट इज आउटडेटेड, मतलब वो पिछले साल